गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। रिसेंटली हरियाणा हैज इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 बाय डिफीटिंग क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हम जानते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी इस साल की जीत ली है हरियाणा स्टेट ने। किस स्टेट को हरा के, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ये जो एक नया ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, इसी चीज को मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जब एग्जामिनर थक जाता है आपसे विनर का नाम पूछते पूछते, तो यूजुअली वो आपसे रनर अप भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर ट्रॉफी या टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें हमेशा आपको विक्टोरियस टीम के साथ साथ जो रनर अप हैं उनको भी ध्यान में रखना मैंडेटरी है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि दिसंबर 2023 में विजय हजारे ट्रॉफी कंक्लूड हो चुकी है और ये एक डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है इंडिया का, जहां पे हरियाणा ने राजस्थान को हराया था इन द फाइनल्स। इसका फाइनल कहां पे हुआ था? राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, खास बात यहाँ पे क्या है कि ये हरियाणा का पहला टाइटल था, यानी कि ये इनकी पहली विजय हजारे ट्रॉफी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ये ट्रॉफी किस स्टेट ने जीती है, तो आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, टोटल इन्होंने अब तक 5 बार इस ट्रॉफी को जीता है। तो यहाँ पे 3 बातें आपको क्या क्या याद रखनी है। सबसे पहले विजय हजारे ट्रॉफी को इस साल किस स्टेट ने जीता है? आंसर इज हरियाणा। किस स्टेट को हरा के जीता है? तो आंसर इज राजस्थान। अगर आपसे इन केस पूछ ही लिया जाए कि विजय हजारे ट्रॉफी को सबसे ज्यादा किस स्टेट ने अब तक जीता है, तो आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स हम रिवाइज कर लेते हैं। Which state has emerged as the top performing state in the inaugural edition of खेलो इंडिया पैरा गेम्स? सबसे पहले बात करेंगे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? आंसर है नई दिल्ली। और कौन सा स्टेट है जिसने इसको टॉप किया है, यानी कि इसमें फर्स्ट आया था? यहाँ पे भी आंसर है हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा ने काफी धूम मचाई हुई है आजकल। Which state is home to the Kakrapar atomic power project that recently achieved criticality signifying the onset of a controlled fission chain reaction? ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। और ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है गुजरात स्टेट का। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट जिम्नोस्पर्म गार्डन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच इंडियन स्टेट? इंडिया का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन एस्टैब्लिश हो चुका है उत्तराखंड के स्टेट में। लालन पुई इज द फर्स्ट एवर वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? हाल ही में ये पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर बन चुकी हैं मिजोरम स्टेट की। और कभी भी वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन होगा तो वो डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मिजोरम में नए चीफ मिनिस्टर भी नियुक्त हुए हैं। इनका नाम क्या है? इनके नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं लालडू होमा। ओके, कूम एंड अदयार रिवर्स फ्लो इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये रिवर्स पिछले दिनों काफी न्यूज में थी और ये रिवर्स हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स के जो आपको ध्यान में रखना है। और अगर कोई यहाँ पे सोच रहा है कि इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को हम पीछे अपने वीडियोस में कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसको 1 लाइनर फॉर्मेट में कवर करने का पर्पज सिर्फ इतना है कि हम प्रॉपर रिविजन कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री? इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज कौन सी कंट्री देती है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो ये जो प्राइज है ये हाल ही में दिया गया अफगान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर को। और ये कौन सी कंट्री देती है? तो आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज फिनलैंड। ठीक है, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया इस अवार्ड को सेंटर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महबूबा सिराज जी को। ठीक है, और ये सेंटर जाना जाता है अपने क्रूशल वर्क के लिए, जिसमें ये वुमेन्स के राइट्स को कहीं ना कहीं डिफेंड करते हैं और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान कंट्री में। और पार्टिकुलरली क्योंकि जब से तालिबान यहाँ पे पावर में आ चुकी है, तो काफी ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहे हैं, तो उनको ये टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज एक प्राइज है, गवर्नमेंट प्राइज है, जिसको कि एडमिनिस्टर करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स एंड हेल्थ फिनलैंड कंट्री की। इसी वजह से ये न्यूज में थी। ठीक है, तो 2 बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज कौन सी कंट्री देती है, तो आंसर इज फिनलैंड। और अगर पूछा जाए किसको दिया गया है या किस ऑर्गेनाइजेशन को इस साल ये प्रेजेंट किया गया है, तो आंसर है अफगान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य एकेडमी इंग्लिश अवार्ड फॉर 2023? साहित्य एकेडमी इंग्लिश अवार्ड 2023 के लिए किसको दिया गया, आपको ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नीलम सरन गौर।
ठीक है। इनकी एक नॉवेल आई थी बीच में, रिक्वीम इन रागा जानकी नाम की, उसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और इनके हिस्टोरिकल फिक्शन में बेसिकली एक सिंगर की लाइफ को दिखाया गया है, इसी वजह से ये अवार्ड इनको मिला है। तो साहित्य अकेडमी जो अवार्ड रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो साहित्य अकेडमी इंग्लिश अवार्ड है ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नाम याद रखिएगा सिर्फ कि किसको मिला है, नीलम सरन गौर। Which film won the Golden Royal Bengal Tiger Award for Best Film at the 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? जो 29th एडिशन है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, इसमें कौन सी मूवी है जिसने जीता है गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट फिल्म? तो इस मूवी का नाम क्या है, याद रखिएगा, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ठीक है। इसने क्लिंच किया गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट फिल्म एट द 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कुछ और भी मूवीज हैं जैसे कि एंडलेस बॉर्डर्स और कंटारा वगैरह, जिन्होंने रिसीव किया था अवार्ड 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान। और इस दौरान माइकल डगलस को भी ऑनर किया गया था विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड जो है किसको दिया गया, तो ये अवार्ड दिया गया था इस साल पंचायत सीजन 2 को, ठीक है। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, हु इज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि वन ऑफ द रेसिपिएंट्स हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के इस साल, ये किस स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 को हाल ही में डिक्लेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने, और ये दिए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट राष्ट्रपति भवन। कब? 9 जनवरी 2024 को। 9 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट डे कौन सा होता है? एनआरआई डे, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे। रीजन क्या है? क्योंकि इसी दिन जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया के अंदर आए थे। तो रेसिपिएंट्स में बैडमिंटन प्लेयर हैं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रानकी रेड्डी सत्विक सिराज। इनको ऑनर किया गया है विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके अलावा 26 प्लेयर्स और हैं जो इस साल अर्जुना अवार्ड को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड हो गए? आंसर है बैडमिंटन। Which country's armed forces have recently been honored with the coveted Golden Owl Award for their outstanding performance? कौन सी कंट्री की आर्म्ड फोर्स है जिसने हाल ही में रिसीव किया है गोल्डन आउल का अवार्ड इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो गोल्डन आउल अवार्ड है ये कौन सी कंट्री देती है, हमने कल ही इसके बारे में चर्चा की थी। Who is the first athlete to win the Fashion Icon Award by Council of Fashion Designers of America? पहले एथलीट जिनको फैशन आइकन अवार्ड मिला है इनका नाम है सेरेना विलियम्स। कमेंट्स में जरा बताइएगा कि सेरेना विलियम्स कौन सी कंट्री के लिए खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Recently, which country emerged as the winner of Under-19 Asia Cup 2023? कौन सी कंट्री विनर रही Under-19 एशिया कप 2023 के लिए? आपको ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, दैट इज डी ऑप्शन। इन्होंने ये कप जीता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रनर अप याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस कंट्री को हरा के इन्होंने इस कप को जीता है? तो आंसर है यूएई, ठीक है। 195 रन से इन्होंने इनको हराया था और इसी के साथ बांग्लादेश का ये पहला Under-19 एशिया कप टाइटल है, ओके। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन डिक्लेयर हुआ? आंसर है शिबली, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बातें आपको याद रखनी है। विनर कौन थे Under-19 एशिया कप के लिए? आंसर है बांग्लादेश। कौन सी कंट्री को हरा के इन्होंने जीता? आंसर है यूएई। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इज शिबली। चलिए कुछ रिसेंट विनर्स देख लेते हैं। विच रेसिंग ड्राइवर वन द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के विनर है मैक्स वर्स्टैपेन। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी ग्रैंड प्रिक्सेस 2023 में हुई हैं, अगर इनकेस आपको आंसर नहीं आता एग्जाम में तो फिर आप वहां पे एज अ गेस ऑप्शन मैक्स वर्स्टैपेन टिक कर सकते हैं और 60 या 70% चांस है कि आपका ये आंसर सही होगा, क्योंकि इस साल की जो ज्यादातर ग्रैंड प्रिक्सेस हैं वो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती हैं, कुछ को छोड़ के, ठीक है। विच राइटर वन द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज नॉवेल फायर बर्ड? कौन से राइटर हैं जिनको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया इनके नॉवेल फायर बर्ड के लिए? तो ये हैं वेरी फेमस पेरुमल मुरुगन, इनको मिला था ये पर्टिकुलर अवार्ड। विच चेस प्लेयर वन द फिडे ग्रैंड स्विस ओपन टाइटल? फिडे ग्रैंड स्विस ओपन टाइटल दिया गया विदित गुजराती को, ठीक है। विच फुटबॉल प्लेयर हैज वन द बैलन डोर प्राइज फॉर बीइंग द बेस्ट प्लेयर? बैलन डोर प्राइज इस साल मिला है लियोनेल मेसी को।
Which metro rail company won the city with Best Green Transport Initiative in Urban Mobility India Conference? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन सी मेट्रो रेल कंपनी है जिसने जीता है सिटी विद बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट का इनिशिएटिव, यानी कि ये अवार्ड किसको मिला है? तो आंसर इज कोची मेट्रो। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस अरबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच इंपॉर्टेंट डेट? यूनाइटेड नेशन अरबिक लैंग्वेज डे हम कब मनाते हैं? तो ये दिन हर साल ऑब्जर्व करते हैं हम 18 दिसंबर को, और इस दिन को स्टैब्लिश किया था यूनेस्को ने। बेसिकली कब इस्टेब्लिश किया था? 2010 में, कि हम सेलिब्रेट करेंगे अरबिक लैंग्वेज और इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी को। इसी के साथ 18 दिसंबर की बात करें तो इस दिन हम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी मनाते हैं। इसके बारे में हमने कल बात की थी, और ये इनिशिएट किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। कब? 2000 में। ठीक है, जिससे कि हम जो ग्लोबल माइग्रेंट पॉपुलेशन है उनको रिकॉग्नाइज कर सकें। और इंडिया के अंदर एक और दिन मनाया जाता है इसी दिन। कौन सा? नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे। किस लिए? ताकि जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उनको हम अपहोल्ड कर सकें इस दिन, और इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। इसके अलावा अगर एक दिन पहले चलें 17 दिसंबर, तो इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट द सेक्स वर्कर्स। ठीक है, और ये दिन हमने स्टार्ट किया था कब? 2003 में। किस लिए? ताकि जो भी वायलेंस होता है अगेंस्ट द सेक्स वर्कर्स उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकें और उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस अरबिक लैंग्वेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 18 दिसंबर को। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे एंड माइनॉरिटी राइट्स डे आर सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? एवरी ईयर। तो इस दिन को हर साल हम 18 दिसंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच इंपॉर्टेंट डेट? इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी हम मनाते हैं 12 दिसंबर को। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच इंपॉर्टेंट डेट? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 7 दिसंबर को। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व्ड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 2 दिसंबर को। और लास्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2023? वर्ल्ड एड्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 दिसंबर को हर साल, और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी लेट कम्युनिटीज लीड। ठीक है, नेक्स्ट है recently which IIT has developed Brahma 2D model to understand the complex flow patterns of large braided rivers like ब्रह्मपुत्र? कौन सी IIT है जिसने डेवलप किया ब्रह्मा 2D मॉडल को, जिससे कि जो बड़ी रिवर्स हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र और गंगा, इनके जो कॉम्प्लेक्स फ्लो पैटर्न्स हैं उनको हम स्टडी कर सकें प्रॉपरली? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी, दैट इज बी ऑप्शन। यहाँ के रिसर्चर्स ने डेवलप किया एक इंडिजिनस रिवर मॉडल जिसका नाम इन्होंने रखा है ब्रह्मा 2D, और ब्रह्मा का एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म भी है। क्या है वो? ब्रेडेड रिवर एड हाइड्रोमॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। और इसका पर्पस क्या है? बेसिकली ताकि जो कॉम्प्लेक्स फ्लो पैटर्न्स होते हैं लार्ज ब्रेडेड रिवर्स के उनको हम अंडरस्टैंड कर सकें, और इसी के साथ ये कंबाइन करेगा एडवांस्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग को विद एक्सटेंसिव फील्ड रिसर्च, जिससे कि 3D वेलोसिटी चेंजेस को मैप आउट किया जाए फ्रॉम सरफेस टू रिवर बेड। ओके, तो इससे जो है हमें वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलेंगी फॉर डिजाइन ऑफ सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स लाइक एम्बैंकमेंट्स एंड ब्रिजेस वगैरह। और इसको सक्सेसफुली वैलिडेट किया गया था नियर द मजूली आइलैंड, ताकि हम इसको प्रैक्टिकल तरीके पे चेक कर सकें, या इसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेबिलिटी है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें। ठीक है, तो इसको किसने डेवलप किया? आंसर इज IIT गुवाहाटी। चलिए कुछ रिसेंट IITs देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर हैज इनिशिएटेड द साथी पोर्टल? IIT कानपुर के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है अपना साथी पोर्टल। कई बार सिंपली आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि साथी पोर्टल किस मिनिस्ट्री का है? याद रखिएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री का। इसके मिनिस्टर कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड रिसर्च सेंटर इन कोलैबोरेशन विद ICSSR एंड 3 IITs इन विच इंडियन स्टेट? सिंपली अगर पूछा जाए कि रिसर्च सेंटर को हाल ही में कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो आंसर है उड़ीसा स्टेट। Zanzibar, where the first IIT global campus is to be set up, यहाँ पे होना चाहिए has been already inaugurated, is located in which country? Zanzibar वो जगह है जहाँ पे इंडिया का पहला IIT आउटसाइड इंडिया स्टैब्लिश हो रहा है, और ये जगह कहाँ पे है? तो आंसर है तंजानिया। ठीक है, कौन सी IIT इसको स्टैब्लिश करा रही है? तो आंसर है IIT मद्रास। IIT Bombay partners with which financial institution to support innovation led green hydrogen initiative? IIT बॉम्बे ने पार्टनरशिप करी HSBC के साथ। किस लिए? फाइनेंशियल तरीके पे जो भी इनके इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विद UAE फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन IIT कैंपस इन विच लोकेशन?
इंडिया ने यूएई के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके बाद एक आईआईटी यहाँ पे भी स्टैब्लिश होगा। इसकी कौन सी जगह पे? अबू धाबी में, ठीक है। और ये कौन सी आईआईटी होगी जो यहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है? तो ये इनिशिएटिव आईआईटी दिल्ली का है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु टॉप द ह्यूरॉन इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 एज द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। किसने टॉप किया है ह्यूरॉन इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट को एज बीइंग द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि जो भी ह्यूरॉन की रिपोर्ट्स आती हैं और जो भी फोर्ब्स की रिपोर्ट आती हैं वो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कैवल्य वोहरा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 21 साल के हैं और इन्होंने टॉप किया है ह्यूरॉन इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट को एज बीइंग द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। साथ ही ये को फाउंडर हैं जेप्टो के। जेप्टो क्या चीज है? ये क्विक कॉमर्स एप्लीकेशन है और इसकी जो वैल्यू है वो पहुंच चुकी है $1.4 बिलियन पे, ठीक है। जेप्टो के जो अदर को फाउंडर हैं इनका नाम है आदित्य पलिचा, ये 22 साल के हैं। और इस लिस्ट में सेकंड प्लेस पे कौन थे? ये हैं नीलकंठ भानु प्रकाश, ठीक है। ये 24 साल के हैं और ये फाउंडर हैं भांजू के और इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। और अगर हम नोटेबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में चलेंगे तो उसमें रही देवांशी केजरीवाल जो कि को फाउंडर हैं स्किलमैटिक्स की। ये काफी ऊपर थे लिस्ट में और इनके साथ कुछ और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज थी जैसे कि नीतू यादव और साई गोले वगैरह, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है डाइवर्स सेक्टर्स में फ्रॉम एग्री टेक टू एआई बेस्ड मार्केटिंग, ठीक है। तो फिलहाल इंडिया की तरफ से कौन से यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर साबित हुए हैं? ये हैं कैवल्य वोहरा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस चीज के को फाउंडर हैं, किस कंपनी के को फाउंडर हैं बेसिकली, तो आंसर इज जेप्टो। ये कमर्शियल एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए कुछ टॉपर्स इन न्यूज देख लेते हैं। एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज द टॉप सोर्स ऑफ स्टील मेकिंग कोक कोल फॉर इंडिया? तो फिलहाल सबसे ज्यादा कोकिंग कोल हम ऑस्ट्रेलिया कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। At present, which state accounts for highest share in the total rooftop solar installation capacity in India? सबसे ज्यादा शेयर रहा टोटल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के मामले में गुजरात के पास। इनके पास टोटल शेयर है 31% के लगभग। Which Indian woman took the top spot from India in the Forbes list of 100 most powerful women in 2023? फोर्ब्स की एक लिस्ट जारी होती है हर साल जिसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन कौन है और इसमें इंडिया की तरफ से टॉप मोस्ट पोजीशन पे थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। As per recent NABARD report, which state topped in terms of savings by self-help group? Recent NABARD report के मुताबिक कौन सा स्टेट है जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहा in terms of savings by the self-help group? तो ये है आंध्र प्रदेश। और लास्ट है विच इंडियन चेस प्लेयर रिप्लेस्ड विश्वनाथन आनंद एज द कंट्रीज टॉप रैंक्ड प्लेयर? तो हाल ही में डी गुकेश ने रिप्लेस कर लिया है विश्वनाथन आनंद को एज बीइंग द कंट्रीज टॉप रैंक्ड प्लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है जनावनी कलुष्य निवारणी? तो ये एप्लीकेशन एक फ्री एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और किसने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। और ये यूजर्स को अलाउ करेगा कि वो कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं उनके एरियाज में जो भी उन्हें पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स दिखती हैं, जो भी इनके एनवायरमेंटल पोल्यूशंस हैं उनके बारे में कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज कराई जा सकती है। और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द एंड्रॉयड प्ले स्टोर। तो जो भी हमारे व्यूअर्स तेलंगाना से बिलोंग करते हैं वो लोग अभी जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अगर उनकी कोई भी कंप्लेंट है रिगार्डिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो वो वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। चलिए कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में थे। किस बॉडी के एप्लीकेशंस हैं ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल हैकेथॉन फोकस्ड ऑन द यूज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी फॉर पुलिस एप्लीकेशंस? जो नेशनल हैकेथॉन हुआ था जिसका फोकस था कि 5G टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करना है हमारे पुलिस सेक्टर में, उसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम था विमर्श 2023। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आ सकता है। Which state or the union territory has introduced Doubt Clearance Bot AI based application? Doubt Clearance Bot एक AI based application है आंध्र प्रदेश का। Which institution has launched सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन किसका है? आंसर इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। Which company has launched a new mobile application called Share.Market? Share.Market नाम का एप्लीकेशन कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था फोन पे में। Which institution launched the राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन था नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट है Which Indian city achieved the highest ranking in India in Mercer's Quality of Living City Index 2023? मर्सर की जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स जारी हुई है
इसमें इंडिया की कौन सी सिटी है जो हाईएस्ट रैंक पे रही? तो मर्सर की 2023 क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी हो चुकी है, जिसमें इन्होंने हैदराबाद को रैंक किया है एज इंडियाज बेस्ट सिटी फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल बात करेंगे ग्लोबल लेवल पे, तो हैदराबाद 153rd पोजीशन पे रहा, और इसी के तुरंत बाद सिटी आई थी पुणे, जो कि 154th रैंक पे रही, और इसके बाद नेक्स्ट सिटी थी बेंगलुरु, इसकी रैंक थी 156। ठीक है, टॉप मोस्ट अगर हम बात करें ओवरऑल लेवल पे, तो वियना, ज्यूरिक और वैंकूवर इन्होंने लीड किया है ग्लोबली, मतलब ये टॉप 3 सिटीज रही इस लिस्ट में। और ये जो इंडेक्स है ये लिविंग कंडीशंस को बेसिकली एग्जामिन करता है किसी भी सिटी को, कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो कितना कंफर्टेबल हैं, और डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हैं ये, जैसे कि क्लाइमेट, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि इंडिया की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग थी 2022 की, उसमें पुणे को डिक्लेयर किया गया था लीस्ट एक्सपेंसिव अमंग द मेजर सिटीज। फाइन, तो यहाँ पे जो मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स है, इसमें इंडिया की तरफ से टॉप 3 सिटीज कौन सी रही? हैदराबाद, पुणे एंड बेंगलुरु, और इनकी रैंक भी याद रखिएगा, हैदराबाद की रैंक थी 153, पुणे की रैंक थी 154 और बेंगलुरु की रैंक थी 156। चलिए कुछ रैंक्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं। Novak Djokovic regained the year-end number 1 spot in the ATP rankings from which player? Novak Djokovic नंबर 1 स्पॉट पे आ चुके हैं ATP रैंकिंग्स के। किस प्लेयर से इन्होंने ये पोजीशन छीनी है? तो आंसर है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, नोवाक जोकोविच कौन से कंट्री के लिए खेलते हैं? आंसर है सर्बिया। As per S&P ranking, which Indian insurer is the 4th largest insurer in the world? S&P ranking के मुताबिक LIC दुनिया की 4th largest insurer है। ठीक है, Which university is named the world's most sustainable university as per QS World University Rankings Sustainability 2024? University of Toronto को डिक्लेयर किया गया as being the world's most sustainable university. What is the rank of India in the 2023 World Digital Competitiveness Ranking? इसमें इंडिया की रैंक थी 49. What is India's rank in the Global Pension Index 2023? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 45, इसमें टोटल 47 कंट्रीज फीचर हुई थी, और अगर पूछा जाए टॉप 3 कंट्रीज कौन सी थी, तो सबसे पहली पोजीशन पे था नीदरलैंड, सेकंड पोजीशन पे था आइसलैंड, और थर्ड पे था इसमें डेनमार्क। ठीक है, तो ये टॉप 3 कंट्रीज रही इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। नेक्स्ट पे चलते हैं। टेम्पो, दैट इज ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन सेंसर सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च बाय। टेम्पो नाम का सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, या किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज नासा। ये नासा का एक सैटेलाइट है, और टेम्पो का फुल फॉर्म होता है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन सेंसर। ठीक है, ये ग्राउंड ब्रेकिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाली जाएगी, और आवरली मेजरमेंट्स ये सैटेलाइट हमें प्रोवाइड करेगा कि क्या क्या पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं नॉर्थ अमेरिका में आवर बेसिस पे। ठीक है, टेम्पो जो है एक वास्ट एरिया कवर करेगा बेसिकली कनाडा के अंदर, और ये स्पैन करेगा इन अक्रॉस द अटलांटिक टू द पैसिफिक ओशन, और इसी के साथ इसकी जो एबिलिटी है एयर पोल्यूशन को डिटेक्ट करने की वो काफी हाई है। ठीक है, तो टेम्पो सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी का है? आंसर है नासा। कुछ सैटेलाइट देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में थे। फर्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च मैलिंगयोंग 1 स्पाई सैटेलाइट? मैलिंगयोंग 1 नाम का एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया था नॉर्थ कोरिया ने। Which is the first organization to be granted authorization to launch commercial satellite broadband services in the country? तो पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि अप्रूवल दिया गया है कि वो कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं या कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं कंट्री के अंदर, तो इसका नाम है वन वेब इंडिया। ठीक है, विच कंपनी लॉन्च इंडियाज इनॉग्रल सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस? कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस? तो यहाँ पे आंसर है रिलायंस जियो इन्फोकॉम। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट? नूर 3 नाम का सैटेलाइट किस कंट्री का है? आंसर है ईरान। विच 2 कंट्रीज ज्वाइंटली लॉन्च ग्रेस ट्विन सैटेलाइट? ग्रेस ट्विन सैटेलाइट्स को इसी साल लॉन्च किया है यूएसए ने अलॉन्ग विथ जर्मनी। ठीक है, तो कौन सी 2 कंट्रीज हो गई जो ग्रेस ट्विन सैटेलाइट के साथ रिलेटेड है? आंसर है यूएसए एंड जर्मनी। लास्ट क्वेश्चन है, Under the new Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita bill tabled in the parliament, what is the proposed maximum time frame for filing the charge sheet in the criminal cases? जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है जो आजकल टेबल किया गया है पार्लियामेंट में, इसके अंदर में जो प्रपोज्ड मैक्सिमम टाइम फ्रेम है किसी भी क्रिमिनल केस के लिए चार्जशीट फाइल करने का, वो कितने दिन का है? आपको ये पूछ रहा है।
तो इसमें ये प्रपोजल रखा गया है कि जो फाइलिंग होती है चार्जशीट की क्रिमिनल केसेस में, वो उसको आप डिले नहीं कर सकते बियॉन्ड 180 डेज एज पार्ट ऑफ प्रोविजन, ताकि स्पीड अप हो सके हमारी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा इसमें यह भी प्रपोजल रखा गया है कि मैंडेटरी बेसिस पे फॉरेंसिक टीम्स जो है वो विजिट करेंगी सीरियस ऑफेंसेस को, और सारे केस डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होने चाहिए विद इन 30 डेज, और जो ट्रायल है वो कंक्लूड होना चाहिए इन केस ऑफ एब्सेंट अक्यूज्ड इन 90 डेज। ठीक है, तो सिर्फ ये चीज याद रखिएगा, बाकी ये दोनों उतना रेलेवेंट नहीं है कि किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल करने का मैक्सिमम टाइम कितना दिया गया है। आंसर है 180 दिन। कुछ बिल्स देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में है। Which union ministry is associated with the Rubber Promotion and Development Bill 2023? रबर बिल 2023 किसका है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Which institution built the भारत बिल पेमेंट्स? भारत बिल पेमेंट्स लॉन्च किया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। Which European country approved a bill to ban disposable electronic cigarette? फ्रांस ने हाल ही में एक बिल प्रपोज किया है या अप्रूव किया है जिसमें ये डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को बैन कर रहे हैं। स्टॉप गैप स्पेंडिंग बिल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? स्टॉप गैप स्पेंडिंग बिल है यूएसए का, पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चे में बना हुआ था। Which state passed a bill which increases the total reservation in the state to 75%? तो फाइनली बिहार स्टेट ने ये बिल पास कर दिया है, जिसके बाद जो यहाँ पे SC, ST और OBC रहते हैं उनका जो रिजर्वेशन है वो बढ़ के 65% हो चुका है, और EWS का रिजर्वेशन ऑलरेडी 10% का है, तो टोटल रिजर्वेशन अब बिहार स्टेट में हो चुका है 75% का। ठीक है, याद रखिएगा कि जो पहले SC, ST का रिजर्वेशन था वो सिर्फ 50% का था, इसको 15% से बढ़ाया गया है और इसको 65 कर दिया गया है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ यहाँ पे ज़रूर आपको नया सीखने को मिला होगा। जो लोग भी यहाँ पे नए आए हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट 10 डेज तक हमारा चैनल रोज़ विजिट करें, और डेफिनेटली जो भी आपकी नॉलेज है करंट अफेयर्स के सेक्शन में वो इम्प्रूव या इन्हांस होगी, ये हमारी गारंटी है। बस आपको हमारे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की, और वीडियो को आपको पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Hadsana signing off.